कि मैनेजमेंट से चर्चा की शुरुआत करी जाए। होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स मंडे को खुलेगा और उसके बाद 19 अगस्त वेडनेसडे को आईपीओ बंद होगा। 57 से 60 रुपीस पर शेयर का प्राइस बैंड और 2600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। इंटायरली फ्रेश इशुएंस। सीईओ उर्वेश रामबिया साहब आपको स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। उर्वेश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपके आने से पहले आपकी कंपनी का प्रोस्पेक्टस आरएचपी पढ़ रहा था सर। देश का सबसे बड़ी वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स प्लेयर है, जिसे ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी दिग्गज ब्लैकस्टोन प्रमोट करता है। सबसे बड़ा शेयरधार 89% शेयर होल्डिंग है उनकी। उर्वेश सर, आसान शब्दों में ये होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स करती क्या है? वेरी क्विकली, अगर आप ब्लैकस्टोन का हिस्ट्री देखेंगे आशीष जी, लास्ट 20 साल में हमने कंट्री में बहुत ही ग्रेड ए क्वालिटी का कमर्शियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया है कंट्री में। वी स्टार्टेड विद कमर्शियल एसेट्स, ब्लैकस्टोन देन एंटर्ड मॉल्स बिजनेस। अब ये हमारा तीसरा बिजनेस है, इफेक्टिवली डेडिकेटेड टू मेकिंग एब्सोल्युटली हाई क्वालिटी ग्रेड ए इंस्टीट्यूशनल स्केल का इंडस्ट्रियल एंड वेयरहाउसिंग बिजनेस। तो कमिंग टू योर पॉइंट, हम करते क्या है? इफेक्टिवली डेडिकेटेड टू इंडस्ट्रियल एंड वेयरहाउसिंग कंपनी, वी क्रिएट वेरी हाई क्वालिटी रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, entire end-to-end business ecosystem to be leased to these very deep-ended warehousing companies, e-commerce companies, FMCG companies, retail companies. That's one part of the business. दूसरा पार्ट हमारा सर है बिजनेस इज वेर यू यूज द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर के आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को असेंबली करने के लिए, लाइट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए देते हैं। तो एक टिपिकल अगर लार्ज पार्क देखोगे हमारा, हम जो फॉर्मेट में है, वी आर नॉट इन द फॉर्मेट कि आप 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीद के सिंगल बिल्डिंग बना रहे हो, आप 2 बिल्डिंग बना रहे हो। वी आर इफेक्टिवली क्रिएटिंग लार्ज इंडस्ट्रियल एंड वेयरहाउसिंग पार्क्स। टिपिकल साइज हमारे पार्क का 100 से 125 एकड़ होता है। इसमें आप 2.5 से 3 मिलियन स्क्वायर फीट का टोटल डेवलपमेंट करते हैं अक्रॉस 10 से 15 बिल्डिंग। और 10 से 15 बिल्डिंग आप किसको लीज करते हैं? एज ए सेड, यू लीज इट आउट टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, यू लीजिंग आउट टू वेयरहाउसिंग कंपनीज। सो इफेक्टिवली यूजिंग दैट अपना मदर वेयरहाउसिंग हब चलाने के लिए, अपना फुलफिलमेंट सेंटर चलाने के लिए, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलाने के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड आप ये देते हो इंडस्ट्रियल कंपनीज को, जो ये यूज़ करती है अपनी लाइट असेंबलीज करने के लिए, ये यूज़ करते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। बट ब्यूटी है कि इन द सेम पार्क में दिस गाइज कैन को एग्जिस्ट। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका रियल एस्टेट है, वो काफ़ी एग्नोस्टिक है, काफ़ी फंजिबल है। यू कैन लीज समथिंग टू एन ई कॉमर्स कंपनी ऑल्सो। और वही मैं किसी वायर हार्नेसिंग कंपनी को, जो कोई टियर 1 OEM को वहाँ से वायर हार्नेसेस सप्लाई कर रहा है, उनको दे सकते हैं। द थर्ड पार्ट अभी हम जिस बिजनेस में जा रहे हैं वो है इन सिटी बिजनेस, विच इज़ इफेक्टिवली ये इंडस्ट्रियल एंड वेयरहाउसिंग, ब्रिंगिंग इट मच मोर क्लोजर टू द सिटी सेंटर्स। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ऑब्वियसली री इमेजिन करेंगे। ये 100-125 एकड़ पार्क में नहीं होंगे। दिस विल बी ऑन 3 to 4 एकड़ लैंड पार्सल्स। ये मॉड्यूलर फैसिलिटीज़ होंगी। ये 5 से 10 हज़ार स्क्वायर फीट में हम लीज करेंगे। आपने इंडस्ट्रियल गालास देखे होंगे कंट्री में, किस तरीके से आज इफेक्टिवली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विद इन द सेक्टर, ई कॉमर्स, डार्क स्टोर्स, क्लाउड किचन्स, जिस तरीके से काफ़ी नॉन कंप्लाइंट तरीके से काम कर रही हैं सिटीज़ में। दिस इज इफेक्टिवली अ सोल्यूशन टू ऑल ऑफ दोस। सो इफेक्टिवली 3-fold बिजनेस। एंड हम यही नहीं रुके हैं सर। अगर आप आज हमारे टिपिकल एसेट्स देखोगे, टिपिकल पार्क्स देखोगे, हम आज पूरा बिजनेस इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। वी आर ब्रिंगिंग सोल्यूशंस टू दिस कस्टमर्स जिनके हाउसिंग रिक्वायरमेंट है, उनके ब्लू कॉलर्ड या वाइट कॉलर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए, जिनके होटल रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज उनके बहुत सारे एक्सपर्ट कॉलीग्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए एक्सेट्रा। तो वी आर क्रिएटिंग द फुल बिजनेस इकोसिस्टम। हम रिन्यूएबल सोल्यूशंस दे रहे हैं हमारे कस्टमर्स को। नियरली 40 मेगावाट का हमारा रूफटॉप सोलर प्रेजेंस हो जाएगा ये साल के अंत तक, जो इफेक्टिवली ग्रीन सोलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज इफेक्टिवली एन एंड-टू-एंड सोल्यूशन, मेकिंग लाइफ फॉर आवर कस्टमर्स ईजियर टू गो लाइव, टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, टू स्टार्ट डूइंग वेयरहाउसिंग और इन सिटी ऑपरेशन, व्हाटएवर इट इज। अच्छा, एक बात बताइए फिर उर्वेश सर, आपका आरएचपी प्रोस्पेक्टस जो है वो कहता है आपका टोटल नेटवर्क इस समय 58-60 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास का है, पर ऑपरेशनल नेटवर्क 28-29 मिलियन स्क्वायर फीट का। ये डिफरेंशियल क्या? ये क्या अंडर डेवलपमेंट, अंडर कंस्ट्रक्शन है बाकी का पोर्शन, ऐसा मान के चलूं क्या?
जैसा मैंने कहा सर, हम उस बिजनेस में नहीं थे कि हम सिर्फ 10-15 एकड़ ज़मीन खरीदें, 1-2 बिल्डिंग करें एंड उसको चढ़ाएं। हमारा इंटेंट था कि हमको उस ग्लोबल स्केल के पार्क्स इस कंट्री में लाने थे। तो उसके लिए ना सर ज़रूरी थी कि 100 से 150 एकड़ की ज़मीन खरीदें हम सिंगल लोकेशन में। तो अगर आज आप हमारा नेटवर्क देखोगे, जो आपने कहा, हमारे पास तकरीबन 2300 एकड़ नियरली फ्री होल्ड ज़मीन है इन दिस प्लेटफॉर्म, राइट, इन दिस कंपनी टुडे। इन 2300 एकड़ पे इवेंचुअली जब पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा तो टोटल स्केल रीच हो जाएगा तकरीबन 60 मिलियन स्क्वायर फीट। इनमें से आज हम आधा ऑलरेडी बना चुके हैं। सो नियरली जो आप नंबर जो आप कह रहे हैं आरएचपी में जो है 28.5 मिलियन, वो आज ऑलरेडी बन चुका, राइट। बट जो बाकी का तकरीबन 30-32 मिलियन स्क्वायर फीट है डेवलपमेंट, वो ऑलरेडी जिसके लिए जो ज़मीन चाहिए ऑलरेडी हमारे पास इन पार्क में ऑलरेडी अंदर ही है। सो जो 30-32 मिलियन स्क्वायर फीट जो बनना है सर, इज इफेक्टिवली इज द एक्सपेंशन ऑफ आर एग्जिस्टिंग पार्क्स ओनली, राइट। तो ये जो 58 या 60 मिलियन स्क्वायर फीट की आप जो बात कर रहे हो, दिस इज द टोटल पोटेंशियल जब ये पूरा डेवलपमेंट बन जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, 2600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, मैं अपफ्रंट कह रहा था इंटायरली फ्रेश इशुएंस, यानी कि करंट प्रमोटर ब्लैकस्टोन कुछ भी स्टेक डाइल्यूट या पैसा निकाल के नहीं ले जा रहा। और सर इसे कैसे समझूं? ये ब्लैकस्टोन का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाता है बिजनेस को लेकर, और दूसरा ब्लैकस्टोन की करंट होल्डिंग है 89% की। ये जो फ्रेश इशुएंस होगा जिसके चलते डाइल्यूशन होगा, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पोस्ट आईपीओ, पोस्ट सक्सेसफुल आईपीओ कहां खड़ी होगी? अगर आप देखें कि हमने जब डीआरएचपी फाइल करा था, वो डीआरएचपी फाइल करने के पहले हमने 1650 करोड़ प्राइमरी कैपिटल एज अ पार्ट ऑफ प्री आईपीओ रेस करा था। वो भी पूरा का पूरा प्राइमरी था, उसमें भी ब्लैकस्टोन ने कोई शेयर्स नहीं सेल किए थे। तो टोटल प्लान हमारा था कि 1650 करोड़ रुपए प्री आईपीओ में और 2600 करोड़ रुपए जो अब हम आईपीओ में रेस कर रहे हैं, उसमें ब्लैकस्टोन कोई भी शेयर डायरेक्टली सेल नहीं कर रहा है। डिल्यूशन बेशक होगा बिकॉज ये प्राइमरी कैपिटल रेज है। तो जब ब्लैकस्टोन 100% रेस करता था, ब्लैकस्टोन डाइल्यूटेड टू 89% दिसंबर में, जब हमने 1650 करोड़ रुपए रेस करे। दैट इज स्टिल सिटिंग इन द कंपनी टुडे। अब ये जो 2600 करोड़ आएगा, इसके बाद तकरीबन ब्लैकस्टोन का स्टेक हो जाएगा इस कंपनी में 75% आफ्टर दैट, राइट, थ्रू द प्राइमरी डाइल्यूशन विच हैपेंस। ये पूरा 4250 करोड़, 1650 प्री आईपीओ और 2600 करोड़ जो आज हम रेस कर रहे हैं, इफेक्टिवली ग्रोथ कैपिटल है। एंड जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, ये दर्शाता है कि ब्लैकस्टोन का इस एसेट क्लास पर और इस कंपनी पर कॉन्फिडेंस क्या है कि इफेक्टिवली ग्रोथ कैपिटल रेस कर रहे हैं। इस कंपनी को ऑलरेडी हमने 5 to 6 टाइम्स ग्रो करा है इन द लास्ट 5 years, 10 मिलियन से तकरीबन 60 मिलियन आज, राइट। और आगे जाके भी हमारा इंटेंट यही होगा कि ये जो ग्रोथ कैपिटल है कंपनी में, प्लस जो आज फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है इन द कंपनी, बिकॉज आपको ऑलमोस्ट इंटरेस्ट बिल गोज डाउन 2/3, बिकॉज आज जो कैपिटल रेज हुआ है वो जाएगा डेट रीपेमेंट के लिए। तो दोनों पुट टुगेदर हमारा इंटेंट यही रहेगा टू कंटिन्यू टू ग्रो होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स इवन फर्दर। ना ठीक है, वो ठीक है। प्री आईपीओ के जरिए ध्यान रखिएगा $200 मिलियन, जैसे कि उर्वीश कह रहे हैं, 1650 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। और जब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट करा गया था, फाइल किया गया था, उससे पहले दिसंबर में पिछले साल। अब उसमें मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करें, राधाकृष्णन दमानी सर, एसबीआई लाइफ, 361 वैम, डीएसपी इन्वेस्टमेंट्स, ईडलवाइस वगैरह। उर्वीश जी, ये जो बड़े प्लेयर्स ने एंट्री करी थी प्री आईपीओ, इसकी प्राइसिंग नेगोशिएट आप लोगों ने प्राइवेटली करी थी, पर किस भाव पे ये शेयर्स प्लेस करे गए थे? क्या करंट प्राइस बैंड जो 57-60 रुपीस का है, उसी के इर्द गिर्द ये दिग्गज इन्वेस्टर्स ने भी प्री आईपीओ में पैसा लगाया, या भाव कुछ और था? प्री आईपीओ और आईपीओ दोनों प्रोसीड्स जो टोटल होती है 4250 करोड़, दोनों का करंट इंटेंट इज टू डीलेवर। बट हम इसको थोड़ा अलग नजरिए से देख रहे हैं। ये अगर आपने हमारा पास्ट हिस्ट्री भी देखा होगा, हमने डेट को बड़ी सुंदर तरीके से यूज़ करा था स्केल अप करने के लिए। इस बिजनेस में ना स्केल करना बहुत ज़रूरी था और बहुत ज़रूरी होता है। जब एक पैन इंडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, आपने सब स्केल नहीं रहना है, यू डोंट वांट टू बी अ रीजनल प्लेयर। तो हमने इक्विटी फ्रॉम ब्लैकस्टोन एंड लेवरेज दोनों को बड़ी सुंदर तरीके से यूज़ करके ये बिजनेस को स्केल अप करा।
Debt ने also is accretive to shareholder wealth creation as you would have seen. तो आगे जाके भी अनुराग जी आज what you said is absolutely correct. ये growth capital है जो कंपनी में आ रहा है, इसको हम एक growth capital के नजर जनरेशन होगा आगे जाके, और जो ये ग्रोथ हेडरूम आज क्रिएट हो गया कि दो तिहाई डेट आपने रीपे कर दिया आज, वो दोनों का यूज आज और आगे के आने वाले समय में हम करेंगे इस ग्रोथ को और एक्सेंचुएट करने के लिए एंड इसमें फ्री कैश फ्लो भी यूज होगा, इंटरनल अक्रूवल्स भी यूज होगा, और जिस तरीके से हमने डेट को पास्ट में यूज करा है उस तरीके से इसको हम आगे जाके भी यूज करेंगे टू कंटिन्यू टू ए स्केल अप, बट ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंटली शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट करने के। ग्रोथ कैपिटल मतलब अच्छा, आपके बुक्स पे आरएचपी कहता है डेट है, ग्रॉस डेट है करीब 6,900 करोड़ रुपए के आसपास की। इस आईपीओ की 2,250 करोड़ रुपए की प्रोसीड्स आप लोग प्री पेमेंट और रीपेमेंट पे इस्तेमाल करोगे डेट को। ये जो प्री आईपीओ का भी जुटाया हुआ पैसा है तकरीबन 1,650 करोड़ रुपए, यानी कि आपके पास पैसा आ रहा है करीब 4,000 करोड़ रुपए के आसपास। ये पूरा का पूरा डेट को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये लॉजिक है क्या? आईपीओ का तो मुझे पता है, प्री आईपीओ का मुझे आइडिया नहीं। ऑन एन एवरेज 8% हमारा ब्याज दर है इस पे। आगे जाके जो आपने कहा बिल्कुल सही है, 2/3 इसमें से आप कम कर दोगे, पर दूसरा चीज ये भी होगा कि आपका एवरेज इंटरेस्ट कॉस्ट भी आगे जाके 8% से तकरीबन 50-75 बेसिस पॉइंट और कम होना चाहिए। सो मेरा सेंस है कि आपका इंटरेस्ट बिल भी आगे जाके 2/3 ऑलमोस्ट 65 to 70% कम हो जाएगा। ओके अच्छा, तो फिर जब सेविंग हो रही होगी, क्योंकि आप 2/3 डेट रिड्यूस कर दोगे इस प्रोसीड्स के थ्रू, ब्याज पर खर्च कितना था? और अगर ये 2/3 डेट रिड्यूस कर दिया तो इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग्स का आंकड़ा बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कहता क्या है? हम फिलहाल के लिए तो लॉसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग का इंटरनल आकलन क्या है? कौन से फाइनेंशियल ईयर में जाते जाते हम एक प्रॉफिटेबल एंटिटी बन के उभरेंगे? हमको ये पीएनएल को थोड़ा अलग तरीके से देखने की जरूरत है। जो आपने कहा एक चीज बिल्कुल कि आगे जाके अगर आप प्रोफोर्मा रिकैपिटलाइजेशन का अगर इफेक्ट डालें पीएनएल पे, तो इफेक्टिवली आपका जो सबसे बड़ा खर्चा था जो था ब्याज, वो ऑलमोस्ट 2/3 कम हो गया। आप अगर दूसरा चीज देखें कि आपका टॉप लाइन जो है रेवेन्यू या इनकम जनरेशन, वो पिछले 3 से 4 साल में ऑलमोस्ट दुगना हो गया है, 2। और तीसरा अगर आप देखें कि आज हमारे पीएनएल पे बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बुक डेप्रिसिएशन है, बट अगर आप आज असल में अगर बिजनेस देखें तो ये बिजनेस काफ़ी इन अ वे काफ़ी सिंपल है। इसमें कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, काफ़ी नई बिल्डिंग्स हैं ये सारी। तो कैश डिप्रिसिएशन जो टिपिकली जो लगता है टिपिकल रियल एस्टेट में दैट यू हैव टू कीप गिविंग बैक टू द एसेट, वो कैश डिप्रिसिएशन इन दिस बिजनेस बहुत बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर ये तीनों चीज़ को अगर आप इफेक्ट देखें और फिर वो पीएनएल को देखें, तो आप इमीडिएटली देखोगे कि नेक्स्ट क्वार्टर में हम इस आईपीओ खत्म करने के बाद आएंगे, यू विल इमीडिएटली सी अस रिपोर्टिंग प्रॉफिट्स। परफेक्ट। ये लॉसेस के आंकड़े ये उल्टे बनते और लाल में बनते, लेकिन आप समझ लीजिए लाल में है सारे लॉसेस। पर सीईओ साहब कॉन्फिडेंट, लिस्टिंग के बाद जब ये ब्याज पर खर्च रिड्यूस हो रहा होगा तो ये कंपनी नेट मुनाफे में आना शुरू हो जाएगी। मैप करेंगे सीईओ साहब, लेकिन अभी तो खैर आपको बेस्ट विशेस आपकी इस प्राइमरी मार्केट ऑफरिंग के लिए। एक बार सक्सेसफुल हो जाएं, प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट्स में डेब्यू कर जाएं, उसके बाद आपसे रिपैच करेंगे, तब फाइनेंशियल आउटलुक पर और डिटेल में बातचीत करेंगे। पर खैर आज जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।